हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्री आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों हाजिर हैं हम लोग हमारे एपिसोड 13 के साथ इन आवर डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट सीरीज। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से चौथा फंडामेंटल राइट है और इसके अंदर जो हमारे 4 आर्टिकल्स हैं वो कवर होते हैं, विच इज लाइक दिस: आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27 एंड 28। तो हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में इस सीरीज के अंदर हमारा 4th टॉपिक है, 13th एपिसोड है और पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग आर्टिकल 25 को कवर करेंगे जो कि हमारे को राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच की फ्रीडम देता है ऑफ आवर रिस्पेक्टेड रिलीजन। दोस्तों बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी कम टू द फैक्ट कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इंडियन स्टेट को एक सेक्युलर स्टेट कहा जाता है और इसको बहुत ही ज्यादा बैड वे में या गुड वे में प्रोनाउंस किया जाता है। ऑपोजिशन इसको बैड वे में प्रोनाउंस करता है कि सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, वहीं पे जो करंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन है वो इसे कहती है कि सेक्युलरिज्म इंटैक्ट है। तो दोस्तों ये जो सेक्युलरिज्म है बेसिकली ये क्या है, कहां से आता है, थोड़ा इसके बारे में हमारा जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने जब आर्टिकल्स बनाए थे तो उन्होंने क्या सोच के बनाए थे और बाद में हमारी पेटी पॉलिटिक्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स के थ्रू उसको किस राह पे लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों सेक्युलर के बारे में अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा सेक्युलर बेसिकली क्या डेफिनेशन है। अगर हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएं या अमेरिकन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट द डायरेक्ट डिस्कनेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट विद द रिलीजन। तो जो गवर्नमेंट का रिलीजन के साथ डिस्कनेक्ट है उसे सेक्युलर कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों को नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो सरकार का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसी स्टेट को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है जहां पे सरकार ने रिलीजन को अपने भरोसे छोड़ा हुआ है और उनका ना कोई इंटरफेरेंस है ना ही उनका कोई उसमें से है। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर जब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कंसेप्ट को डाला तो आप जब उसको आगे पढ़ेंगे, चाहे हमारे कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डाला, चाहे आप उनको आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार से हमारे फोरफादर्स ने स्टेट का कुछ ना कुछ जो से था या कुछ ना कुछ जो पार्ट था वो रिलीजन्स के अंदर रखा। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो 42nd अमेंडमेंट में, ये आपके सामने देखिए प्रेम्बल आ गया है 42nd अमेंडमेंट से पहले, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर सोशलिस्ट और सेक्युलर नाम का कोई भी वर्ड नहीं था। और ये देखिए अभी आ गया आपकी स्क्रीन पे प्रेम्बल आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 42nd अमेंडमेंट, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को डाल दिया गया। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर ने 42nd अमेंडमेंट से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंट है जिसके अंदर एक स्टेट द्वारा रीजनेबल इंटरफेरेंस किसी रिलीजन के अंदर अलाउड है, या फिर जो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के अंदर सेक्युलर वर्ड डाल के फॉर द अपीजमेंट ऑफ वन क्लास ऑफ द पीपल इन कंट्री, उन्होंने इस वर्ड को डाल के क्या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करी है। मगर आप अगर इन दोनों ही डिबेट्स में जाएं तो आप पाएंगे कि इसका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर्स ने रिलीजन के अंदर रीजनल इंटरफेरेंस रखा और सेक्युलर वर्ड का हमारे प्रेम्बल में होने का क्या मतलब है, जबकि सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट का डायरेक्ट डिस्कनेक्ट होना चाहिए किसी भी रिलीजन से। दूसरा जो डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का कहा जाता है वो कहा जाता है कि स्टेट शुड बी रिलीजियस न्यूट्रल। बट अगर आप हमारे कल्चरल एजुकेशन राइट्स पढ़ेंगे तो किस प्रकार से माइनॉरिटीज को फेवर दिया गया, माइनॉरिटी रिलीजियस को फेवर दिया गया, प्लस उनको किस प्रकार से अपलिफ्टमेंट के लिए जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है जिसके अंदर इक्वल फुटिंग दी जाती है, उन लोगों को जो लोग इक्वल फुटिंग में नहीं है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उस बेसिस पे कैसे कल्चरल एजुकेशन राइट के अंदर बात करेगी। प्लस आप देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में किस प्रकार से हिंदू जो हमारे रिलीजन है, जो हिंदू सिस्टम के अंदर आए हुए हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, किस प्रकार से उनके अंदर से किसी प्रकार का सोशल एविल अगर हटाना हो तो उसके अंदर भी सरकार को लिमिट्स दी गई हैं टू इंटरफेयर। प्लस अगर सरकार चाहे तो किसी भी रिलीजन के इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर, किसी भी रिलीजन के बैड प्रैक्टिस के अंदर भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ये एक प्रकार का सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कंसेप्ट है और प्रेम्बल में लिखा हुआ सेक्युलरिज्म है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको मैंने आप लोगों को एलैबोरेशन में इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूपीएससी मेंस के अंदर या फिर जब आप आगे पढ़ने जाएंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और जब सेक्युलरिज्म और सेक्युलर की डिबेट्स आएंगी तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा प्रेम्बल किसी और दिशा में फॉरवर्ड साइन कर रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर ने जो बेसिक फीचर्स जो हमारे रिलीजियस फ्रीडम के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कल्चरल एजुकेशन राइट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले हैं, वो किसी और दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि हमारे देश में रिलीजियस जो है
फ्रीडम के बारे में क्या कंसेप्ट हैं, सेक्युलरिज्म उससे कैसे रिलेट करता है। अब आइए इसको एलैबोरेट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर ने रीजनेबल इंटरफेरेंस अलाउ करा है रिलीजन के अंदर, और तो और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया है प्रोफेशन प्रैक्टिस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू आर रिलीजियस फ्रीडम। तो आर्टिकल 25 आज हम कवर करते हैं और चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 के ऊपर। तो आर्टिकल 25 का क्लॉज जो 1 है, 25 का क्लॉज 1 है, वो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। 4 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां पे लगा दी है। दैट इज 1 इज पब्लिक ऑर्डर, other one is morality, then there is health, and then there is other provision of this part 3, यानी any other provision of this part 3 फंडामेंटल राइट्स की कोई और प्रोविजन, चाहे वो अपना फ्रीडम, चाहे वो क्या कहते हैं हमारा फ्रीडम की बात हो, राइट टू फ्रीडम हो, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं राइट टू कल्चरल एजुकेशन राइट्स हो, या किसी भी प्रकार से हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो। अगर हम इन सारे फंडामेंटल राइट्स को भी रखें तो कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस इन फंडामेंटल राइट्स को भी ब्रेक नहीं करती होनी चाहिए। पब्लिक ऑर्डर आप सब जानते हैं, मॉरलिटी भी आप जानते हैं, हेल्थ भी आप जानते हैं। हेल्थ इज बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द स्टेट। गुड वेल-बीइंग इज द वर्ड। सो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ दीज, यानी इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन चारों चीजों की रिस्पेक्ट करते हुए, इफ ऑल पर्सन्स का मतलब क्या हो गया, यहां पे सिटीजन्स के अलावा फॉरेनर्स भी अलाउड हैं। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला कि जब आप किसी आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स के पढ़ते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि वहां पे क्या सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है या ऑल पर्सन लिखा हुआ है। सिटीजन है तो दैट इज just a fundamental right centric to the Indian citizens, that fundamental rights only for Indian people. If they are mentioning all person, then it is for everyone, whether the person is citizen of India or not, and he just have to be on the Indian land. ठीक है, तो they saying all persons are equally entitled to freedom of conscience. तो दोस्तों दो पार्ट होते हैं, freedom of conscience and then other part is the right to freely to profess, practice and propagate the religion. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस कह रहा है कि एक व्यक्ति को उसके जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो कंसाइंस है, उसकी फ्रीडम है कि वो रिलीजन फॉलो करे या रिलीजन फॉलो ना करे, यानी एथिस्ट बन जाए, या फिर वो रिलीजन जिस फॉर्म में फॉलो करना चाहता है अपने कॉन्साइंस से वो उस फॉर्म में फॉलो करे, जस्ट सब्जेक्टेड टू दी 4 एक्सेप्शंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड अबव। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के अंदर ही राइट टू नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी बीइंग एथिस्ट इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस article. So if you don't want to follow any religion, you are entitled to do so. You have been protected by what? Your fundamental rights. तो अगर आप लोग एथिस्ट बनना चाहते हैं and someone is saying कि नहीं भैया धार्मिक चीजों में आपको आना पड़ेगा, भारत एक धार्मिक देश है, आप कहिए no issues sir, I am protected by article 25 and right not to profess, right not to be a religious person have been guaranteed under the freedom of conscience. तो ये conscience का फ्रीडम दिया गया सब व्यक्ति को, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या वो किस प्रकार से रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज अप टू देयर कॉन्साइंस, बट दैट हैव टू बी सब्जेक्टेड टू द 4 एक्सेप्शंस। अगला उन्होंने बोला है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड दे से प्रोपोगेट, यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्लस आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। अब जब हम प्रोफेस की बात करते हैं तो प्रोफेस है कि अ काइंड ऑफ क्लेम, एग्जिबिट करना, एक तरीके का अनाउंसमेंट करना कि भैया मैं रिलीजन फॉलो करता हूं। सपोजिटली आप एक स्कल कैप पहनते हैं, आप मुसलमान हैं, देन यू आर प्रोफेसिंग योर रिलीजन। आप किरपान लगाते हैं, आप अपने रिलीजन का एग्जिबिशन कर रहे हैं, आप सिख हैं, दैट इज अंडर प्रोफेस, डूइंग टू प्रोफेस योर रिलीजन। आप लुंगी पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, आप एग्जिबिट कर रहे हैं योर रिलीजन, दैट इज अंडर राइट टू प्रोफेस। सो प्रोफेस टॉक्स अबाउट द एग्जिबिशन ऑफ योर रिलीजन, दैट यू कैन से दैट शोइंग ऑफ योर रिलीजन कि विच काइंड ऑफ रिलीजन यू बेसिकली बिलोंग। प्रोपोगेट का मतलब आपको पता ही है, उसको फैलाना। प्रैक्टिस का मतलब आपको पता ही है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हुई आ रही हैं उनको फॉलो करना। इसके अंदर जिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं दैट इज कवर्ड अंडर द एसेंशियल रिलीजियन प्रैक्टिसेस। आप जब लॉ में आगे पढ़ेंगे तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ERP शब्द है, यानी अगर आपका कोई रिलीजन की कोई प्रैक्टिस है देन दैट हैव टू बी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन इट विल बी कवर अंडर फंडामेंटल राइट्स। कोई नई नवेली नई प्रैक्टिस आपने निकाल दी है, जैसे सपोजली मैं मानता हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे रिलीजन में चाहे आप मुहर्रम की बात करें, चाहे आप कावड़ यात्रा की बात करें, या आप किसी भी ऐसे रिलीजियस प्रोसेशन की बात करें जिसमें बहुत साउंड वाले डीजे बजते हैं, ठीक है, आप बोले जी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, हमें नाच गाना धूम धड़ाका करते हुए ही हमारा जो धर्म है उसका प्रचार करना है, हमारा धर्म है उसका प्रैक्टिस करना है,
तो वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगी, क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वही है जो रिलीजन के बिगिनिंग से या उसके जो कंटेंट्स हैं, उसके जो बुक्स हैं, उनके जो पुराने लिखे हुए कह सकते हैं पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उसके अंदर जो लिखा है वही एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर आएगी। एंड यू आर ओनली protected under article 25 to follow your essential religious practices, not the religious practices which you feel you want to follow. Again, that is also subjected to the 4 exceptions. तो ये right to profess, practice and propagate, ये तीनों का मैंने आपको इसके अंदर मतलब बता दिया। छोटा सा फर्स्ट सेक्शन था, बट मैंने elaboration में समझाया, very important section it is. Then let's go to our section 2, and now this section is exception, जो मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से reasonable interference religion के अंदर करी जा सकती है सरकार द्वारा, उसकी एक्सेप्शन दे दी गई है। कोई भी फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सम और अदर काइंड ऑफ रीजनेबल इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड द एनार्की। तो अब यहाँ पे नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो वही बात कह दी इन्होंने कि ऊपर जो दिया गया आर्टिकल के अंदर उसमें से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो स्टेट को किसी तरीके का कोई कानून या किसी तरीके का कोई लॉ बनाने से रोक सकती है। इन विच कंडीशन? द 2 कंडीशंस आर गिवन बिलो। द फर्स्ट वन इज regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। मैंने क्या बताया, ऐसी किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस, ऐसे किसी प्रकार का रिलीजन का काम जिसके अंदर इकोनॉमिक बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, जिसके अंदर कुछ सेक्युलरिज्म से छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, ऐसी कोई प्रैक्टिस जिसके अंदर फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आप उसके लिए रूल्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट को अलाउ है कि वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर्स में किसी रिलीजन के या उसके जो सेक्युलरिज्म का जो फैब्रिक है उसको बचाने के लिए रूल बनाना चाहे तो। दूसरी चीज़ क्या है, ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग अपॉन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस। जिस प्रकार से ऑन बेसिस ऑफ कास्ट देयर इज अ डिवीजन for the Hindu institutions, establishments, so the government are allowed to make any law and rule regarding the protection of those exploitations, and again that will come under the other exception which is given in other part of this fundamental right। तो देखिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट आ गया, फिर किस प्रकार से हमारा देश जो है वो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब क्या था जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, दैट देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, स्टेट एंड द रिलीजन। बट यहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट आ गया फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और हमारे सेक्युलर मैटर्स में, प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, प्लस हिंदू रिलीजन के एस्टैब्लिशमेंट्स में जहाँ पे उनको लगता है कि दे शुड बी ओपन फॉर ऑल क्लासेस, तो सरकार कैन मेक रूल एंड लॉ। अभी हम आगे चलेंगे तो हम और पढ़ेंगे कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो वही बात है, सेक्युलर वर्ड डाला गया जस्ट टू इंप्रेस फ्यू पीपल, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट साइड। अब 2 एक्सप्लेनेशंस भी हैं इसके अंदर, हमें उनको भी पढ़ लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एक्सप्लेनेशन टेंड टू कम अंडर MCQ, कि भैया क्वेश्चन दे देते हैं जो हमारा एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है कि ये जो फलानी चीज़ है ये किसके अंदर प्रोटेक्टेड है। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। तो पहला एक्सप्लेनेशन है, वेयरिंग ऑफ कैरिंग ऑफ किरपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड अंडर द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। प्रोफेस मैंने क्या बोला, दिस इज कवर्ड अंडर राइट टू प्रोफेस। तो राइट टू प्रोफेस के अंदर जो किरपान पहनना है दैट इज अलाउड एंड दैट्स अ फंडामेंटल राइट। तभी हमारे देश में जो सिख रिलीजन से जुड़े लोग हैं वो किरपान पहन सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। दैट इज कवर्ड अंडर आर आर्टिकल 25। तो क्वेश्चन आ जाता है, वेयरिंग किरपान by the people of Sikh religion are covered under which article? That's covered under article 25. Fundamental rights, of course, these are the justiciable right and you can go to court to get them resonate. Explanation 2, in subclause B of clause 2, reference for Hindu shall be construed as including reference to person professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religion institute shall be construed accordingly. So what they are saying, that is saying the same thing which is under the Hindu laws, जो Hindu acts बनाए गए उनके अंदर सेम चीज़ कही गई। तो Hindu acts are applicable to 3 religions, that's Jain, Sikhs and Buddhist। उनको भी हिंदू ही माना जाता है हमारे भारत देश के अंदर with respect to the laws, not इन जनरल फॉर्म बट विद रिस्पेक्ट टू द लॉज, उनके लिए भी ये लागू किया रखा है 2B के जो हमारी जो सरकार को लग सकता है कि अगर वो इंस्टीट्यूशन है, अगर इफ़ दैट हैव टू बी ओपन टू ऑल क्लासेस, तो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन किसके अंदर आएगी, वो दैट अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे वो एजुकेशन से मेरा मतलब हो गया जो हमारे गुरुओं का, जो हमारे पुराने पूर्वजों का जो गुरुकुल टाइप के इंस्टीट्यूट है वो,
चाहे वो हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हो गए, यानी हमारे मंदिर और हमारे बाकी अन्य स्थान हो गए। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल 25 के अंदर हम लोगों को राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट दिया गया है, आर रिस्पेक्टेड रिलीजन, राइट टू कॉन्साइंस दिया गया है, टू फॉलो अ रिलीजन और टू नॉट फॉलो अ रिलीजन, प्लस कुछ हमारे एक्सेप्शंस दी गई हैं जिनके अंदर सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू आवर रिलीजन। सो दोस्तों, दिस इज द आर्टिकल 25 एंड आई होप कि एक छोटी सी डिबेट के आंसर के साथ मैं इसको आप लोगों को समझा पाया हूँ। religious matter are very personal and private matter to any person, and that have been respected by our constituent forefathers, but a reasonable interference is also allowed just in order to make things not get volatile. So friends, here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.